सर मैंने भी अभी कंप्लीट नहीं किया। हाँ देखिए, ये जो आपका कोर्स है ना, रियल टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये काफ़ी मुश्किल कोर्स है। जब मैंने इसको डिज़ाइन किया था तकरीबन 3 साल पहले, तो वो सिर्फ मैंने इसलिए डिज़ाइन किया था ताकि इस डिप्लोमा का एक डिफरेंट फ्लेवर हम आईबीए के लेवल पे हम दे सकें, जो दूसरे ना दे सके ना। तो इसमें जो कि हम आर्किटेक्चर्स की बात कर रहे हैं, तो जो भी लोग बिग डेटा एनालिटिक्स के नाम से कोई ट्रेनिंग्स करवाते हैं, वो कभी भी आपको लैम्डा आर्किटेक्चर और जीटा आर्किटेक्चर वगैरह पे काम नहीं करवाएंगे। आप इसको खुद एनालिसिस करके देख लें। इवन फॉरेन कंट्रीज में भी ऐसा नहीं होगा। आजकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होती है वो बेसिकली डेटा लेक्स के ऊपर होती है। तो वो अब एक नई चीज आई है, तो उस पर मेरे कुछ स्टूडेंट्स अभी काम कर रहे हैं सेमेस्टर में, तो उसकी अब अगले बैच के लिए लैब मैं तैयार करवा सकता हूँ ना। तो अभी आपको इस कोर्स में असल में द पॉइंट वाज नॉट टू मेक यू एन एक्सपर्ट ओवर डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आर्किटेक्चर्स। The point was to make you realize that it is a very complicated activity, और it requires a diverse skill set जिसके थ्रू आपको आर्किटेक्चर आप एक कॉन्फ़िगर कर सकें जिस पे आप बिग डेटा एनालिटिक्स करें। फॉर दैट मैटर, मशीन लर्निंग जो आपने कोर्स पढ़ा है अभी, तो ये बात आप याद रखिएगा कि जब आप ऑपरेशंस में जाते हैं ना, ऑपरेशंस में, तो ऑपरेशंस के अंदर जो है ना, वो सबसे ज़्यादा जो डेटा आ रहा होता है वो आपका स्ट्रीमिंग फॉर्म में आ रहा होता है। ठीक है। तो एनी रीजनेबल साइज कंपनी के अंदर हो सकता है कि आपको काफा आर्किटेक्चर में पहले काफका इम्प्लीमेंट करना पड़े। काफका के थ्रू आप अपना जो डेटा स्ट्रीम है उसको आप पहले इंजेस्ट करें, उसके बाद आप उस डेटा की मशीन लर्निंग करें या फिर उसकी प्रोसेसिंग करें। दिस इज वेरी मच पॉसिबल। तो चूंकि आपको एक डिप्लोमा करवाया जा रहा है और इवन डिग्री प्रोग्राम में भी हम बहुत प्रोफेशनल आर्किटेक्चर्स डेवलप नहीं करवाते बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि उसका माहौल नहीं होता। तो ये सिर्फ आई थिंक कि मेरा इनिशिएटिव है कि जिसमें मैं ये कोशिश करता हूँ कि बच्चों को चाहे डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हों चाहे हमारे डिग्री प्रोग्राम्स के स्टूडेंट्स हों, कि उनको इंडस्ट्रियल चीज़ों का फ्लेवर मिल जाए। तो अब ये जो मैंने आपको हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ दी हैं ये मुश्किल हैं, और जो हमारे पास आपकी जो 8 क्लासेस हैं इस कोर्स की, जिसमें एक असेसमेंट भी होती है, फाइनल एग्जाम भी होता है, उसमें पॉसिबल नहीं है। ठीक है। मैंने अभी मशीन लर्निंग 1 का कोर्स मैंने ख़त्म किया है। अब मैं आपको उसके टॉपिक्स बताता हूँ। सबसे पहले तो हमने मशीन लर्निंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स ख़त्म किए। उसके बाद फिर हमने डेटा रैंगलिंग के ऊपर हमने 3-4 क्लासेस लगाई। जो मैंने आपको कोर्स पढ़ाया था ना डेटा रैंगलिंग का, उसमें आप 3-4 टॉपिक्स और ऐड कर दें। उस पर हमारी 3-4 क्लासेस हुई। उसके बाद फिर मैंने उनको क्रॉस वैलिडेशन के बारे में तफसीली एक क्लास ली। ठीक है। फिर उसके बाद जो है ना वो लॉजिस्टिक रिग्रेशन, उसके बाद आपका के नियरेस्ट नेबर, नाइव बेस, डिसीजन ट्री, न्यूरल नेटवर्क, सपोर्ट वेक्टर मशीन, रैंडम फॉरेस्ट, और आपका बूस्टिंग, एडा बूस्ट, ग्रेडियंट बूस्ट। और फिर उसके साथ साथ मैंने टाइम सीरीज फोरकास्टिंग के ऊपर उनको 3 क्लासें ली, 3-3 घंटे की पूरी टाइम सीरीज फोरकास्टिंग उनको सिखाई है। उसके अलावा मैंने उनको टेम्पलेट्स बनवाए। अब वो प्रोफेशनल टेम्पलेट्स ऐसे बन गए हैं कि कोई भी इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम पे आप उसको लगाएंगे तो वो आराम से झट करके आप समझ सकते हैं। फिर उसके अलावा रेगुलराइजेशन उनको पढ़ाई, L1 L2 जो आपकी रेगुलराइजेशन होती है। उसके अलावा फिर मैंने उनको फीचर सिलेक्शन पढ़ाई। तो तकरीबन 15 टॉपिक्स हमने कवर किए, और इसमें इतना एफर्ट डालना पड़ गया सिर्फ इस वजह से कि भाई बच्चों को इंडस्ट्रियल जो है ना वो फ्लेवर। मैं आप लोगों से वो सारी वीडियोस वगैरह और बहुत सारा मवाद है, अभी बच्चों के प्रोजेक्ट्स भी सारे रियल वर्ल्ड डेटा सेट्स के ऊपर हैं। तो मकसद इस कोर्स का डिज़ाइन करने का भी यही था कि आप लोगों को थोड़ा फ्लेवर मिल जाए। तो देयरफॉर आई एम नॉट लुकिंग फॉर परफेक्शन इन दिस कोर्स। ठीक है। एक प्रॉब्लम इस कोर्स में ये रही है कि मैं क्लासेस नहीं ले सका हूँ। असल में मेरी रिसेंटली अभी प्रमोशन हुई है। मुझे प्रोफेसर लेवल पे अल्हम्दुलिल्लाह प्रमोट किया गया। मैं बहुत मुशक्क़त से आई हैड टू स्ट्रगल अ लॉट फॉर दैट, और मुझे अब दूसरी डेजिग्नेशंस मिली हैं।
तो लिहाजा मैं बहुत सारे मौक़ों पे इस कोर्स को प्रायोरिटी नहीं दे सका, मेरी ट्रैवलिंग थी। हाँ, कंग्रेचुलेशन तो ठीक है, वो तो आप लोगों की सारी एक हम सारे मिलजुल के ही दूसरे को कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। एवरीवन इज कंट्रीब्यूटिंग टू द अदर्स अदर्स, उसका कैरियर है जो भी है। तो ये थोड़ा सा इस कोर्स में ये ब्रेक्स आए, लेकिन ओवरऑल जो चीज़ हमने अचीव की है वो ये अचीव की है कि भाई आपको अब हडूप के इकोसिस्टम का आपको अब बहुत तफसीली नॉलेज है। उसके अलावा आपने अब डॉकर का आपको बहुत तफसीली नॉलेज है। डॉकर के बगैर दुनिया में अब कोई भी काम नहीं करता। हर काम जो बिग डेटा का हो रहा हो या इवन नॉर्मल डेटा पे हो रहा हो, आर्किटेक्चर्स अब डॉकर पे बनाए जा रहे हैं इंडस्ट्रीज के अंदर। मेरे पाकिस्तान में मुझे नहीं लगता कि कोई ये काम कर रहा है, लेकिन अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में चले जाएंगे तो जितने भी आर्किटेक्चर्स क्लाउड पे बनते हैं उसमें डॉकर इस्तेमाल होता है। आप खुद क्लाउड की ऑफरिंग्स जाके देख सकते हैं, कंटेनराइजेशन पे सारा काम चल रहा होता है, ठीक है, अगर आपने आर्किटेक्चर डिजाइन करना है तो। और फिर उसके अलावा आप लोगों ने हैंड्स ऑन मैप रिड्यूस पे करके देख लिया, आप लोगों ने हैंड्स ऑन हाइव पे करके देख लिया, और थोड़ा बहुत टूटा फूटा स्पार्क पे करके देख लिया, ठीक है। ये इनकलाब है, आप इसको ये समझ लें कि ये इनकलाब है कि अब आपको इन टेक्नोलॉजीज का काफी हद तक आपको अंदाजा हो गया कि भाई अंदर से हो क्या रहा है एक्चुअली। व्हाट इज दिस इज बिग डेटा एनालिटिक्स। बिग डेटा एनालिटिक्स ये नहीं है कि मैं आपको डेटा दूं और आप उससे मशीन लर्निंग कर लें। बहुत सारे लोग इसको बिग डेटा एनालिटिक्स कहते हैं। बिग डेटा एनालिटिक्स का मतलब यही है कि आप बिग डेटा की टेक्नोलॉजीज पे काम करें, ठीक है। तो ये मकसद था। अब हमारी बेसिकली ना एक क्लास बाकी है या दो क्लासेस बाकी है, मुझे इसका पता नहीं है। आई थिंक कि दो क्लासेस हमारी बाकी हैं या एक क्लास बाकी है शायद। अब हमने करना उसमें यह है कि मैं अब आपको सबसे मुश्किल जो लैब थी या मेरी स्टूडेंट थी उन्होंने ये काम किया था, और जाहिर सी बात है कि वो काम मैंने ही उनसे करवाया था। आइडिया जनरेट हुआ, आर्किटेक्चर बनाया गया, सब कुछ हुआ, इम्प्लीमेंटेशन उन्होंने की और एक लैब बना के दी। और वो लैब मैंने उनसे इसलिए बनवाई थी ताकि मैं फिर डिप्लोमा स्टूडेंट्स के साथ उसको शेयर कर सकूं, ताकि आप लोग को अंदाजा हो कि ये कितना मुश्किल काम है, ठीक है। और क्या कहते हैं इसको, अब मैं आपसे लैब में शेयर करता हूँ। मैंने लेट मी जस्ट मैं आपको दिखा दूँ। ये जो आपका सॉरी फॉर दैट, ये मैं लेमडा है, इसमें मैं, हाँ, ये रियल टाइम में असाइनमेंट्स के अंदर मैंने एक फोल्डर बनाया है, इसके ऊपर लेमडा का फोल्डर है। एक मिनट, ये जस्ट असल में नेट का प्रॉब्लम आ रहा है काफी, तो इस वजह से आप लोग इसको चेक करें। ये असाइनमेंट्स में एक लैम्डा का फोल्डर मैंने बनाया है। तो वो खुद ब खुद कुछ चीजें अनइंस्टॉल भी हो जा रही है। लाइक आई एम नॉट एबल टू एक्सेस माय पावर पॉइंट और एनीथिंग बिकॉज़ आई डोंट नो से एक्सपायरेशन की वजह से। तो थोड़ा सा इसमें हिंड्रेंस है, तो आई हैव टू रीइंस्टॉल एवरीथिंग अगेन अगेन। अभी मैंने यूबंटू वापस इंस्टॉल किया है, तो उसके अंदर भी बहुत टाइम लग रहा है बिकॉज ऑफ मेमोरी स्पेस। तो सर जो भी होगा इंशाल्लाह आई अपडेट यू ऑन दैट, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट ताकि मैं उसको जल्द से जल्द कर सकूं इन दैट वे, आपकी वीडियोस देख देख कर। हाँ, यू कैन बोरो। देखें, इसमें प्रॉब्लम यही है कि जो हमारे जो उसके भी जो सिस्टम्स है ना लैब के, तो अब उसमें ना उन्होंने रेड टेप बहुत ज्यादा रखी हुई है, मेरे से मैनेज नहीं होता यार वो। मतलब ये एक्सेस करो फिर वो एक्सेस इसी टाइम पे करना है, बाद में नहीं कर सकते। भाई सारे लोग ऑनलाइन जी सर, काम कर रहे हैं, अंडरस्टैंड। तो उसमें मेरे से जी मैनेज नहीं हो रहा था वो। इसी वजह से मैंने रैंगलिंग में भी उसको छोड़ दिया था कि इट वाज उनकी तरफ से बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी। तो लैपटॉप में अब तकरीबन आप लोग सारे प्रोफेशनल्स हैं, तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि कम से कम आपके पास उसके 16 GB रैम होगी। और अगर नहीं मैनेज हो रहा तो फिर आप किसी के साथ बैठ के कर लें, लेकिन जस्ट मेरा मकसद ये था कि एक हैंड्स ऑन के थ्रू हम गुजर जाएं। अच्छा, ये बेसिकली मैंने असाइनमेंट्स में लैम्डा का एक फोल्डर बनाया है, उसमें ये लैब है जो अभी हम डिस्कस करने लगे हैं, और उस लैब के अंदर बहुत सारी डिपेंडेंसीज हैं ये, ठीक है। ये सारी चीजें आपको इस्तेमाल करनी है। इसमें स्पार्क भी इस्तेमाल हो रहा है, रेडिस। रेडिस पढ़ा है आपने, रेडिस? जी सर, पढ़ा है सर, सोहेल ने करवाया था हमको। हाँ, तो रेडिस जो है ना वो भी आपका जो है ना, और ये दो CSV फाइल्स हैं, ये भी मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ।
मैं आपको सारा भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये कदरे मुश्किल काम है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये 2 CSV फाइल्स हैं 2017 2018, ये डेटा है, ये खैर इंशाल्लाह थोड़ी देर में अपलोड हो जाएंगी। तो मैं आपको फिलहाल लेट मी एक्सप्लेन टू यू दी प्रोजेक्ट। अच्छा, जस्ट रिमेंबर वन थिंग कि इन दी प्रोफेशनल एनवायरनमेंट you are not going to face the problem of storage and RAM. In the professional environment, you are going to have the server, ठीक है। और सर्वर के ऊपर मैंने आपको पहले ही सब कुछ बता दिया है कि जो वर्चुअलाइजेशन के सॉफ्टवेयर्स हैं, ESXi वगैरह हैं, उसके थ्रू आप काम कर सकते हैं। अगर मेरा नहीं ख्याल कि आप में से कोई भी उस रोल में आएगा अनलेस कि आप किसी इंटरनेशनल बैंक के साथ हों जिन्होंने क्लाउड के ऊपर ये सारे काम किए हों, बिग डेटा एनालिटिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के क्लाउड के ऊपर काम किए हों। उसको मैनेज करने के लिए आप अपनी स्किल सेट इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो अभी ये है कि आपके लिए नॉलेज इसका जो है ना वो एक बड़ा प्लस पॉइंट है जो कि आप अपने लिंक्डइन वगैरह के ऊपर डाल सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ है। तो पाकिस्तान में रहते हुए मेरा नहीं ख्याल कि इस्तेमाल होगा, लेकिन डेटा लेक्स एक ऐसी चीज़ है जो कि अब पाकिस्तान में आ रही है आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। तो मैं आपको एक बता देता हूँ कि ये एयरलाइन डेटा है जो कि कैगल से डाउनलोड किया गया है। और इसके अंदर जो है ना पहले मेरी हमेशा यही कोशिश रही है कि बच्चे उसको EDA रैंगलिंग पे टाइम गुजारें, ठीक है, डेटा माइनिंग वगैरह जो भी आपने करना है। तो इस डेटा सेट में वो फ्लाइट्स हैं जो कि कैंसिल हो गई या डिलेड हैं, और उसके अलावा और भी अराइवल और डेस्टिनेशन डिले टाइम वगैरह ये चीज़ें हैं। ये तो खैर नोटबुक है, नोटबुक भी उसके अंदर सारी दी हुई है जो मैंने आपको फोल्डर अपलोड किया ना। आइदर यू कैन कॉपी इट और यू कैन डू योर ओन EDA। तो 2 फाइल्स हैं 2017 2018। ये इन्होंने उसको पहले उसका हेड और टेल देखा है, और फिर देखा है कि कितनी कैंसिल्ड फ्लाइट्स कितनी हैं और यूनिक, ये तो खैर कॉलम एक्सप्लोर किया गया है। ये दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, लेट मी जस्ट मेक इट बिग। कैंसिल्ड फ्लाइट्स हैं, डिलेड फ्लाइट्स हैं, उनका डेटा है, तो उनका थोड़ा सा आप ऊपर नीचे करके देख लें। कन्वर्ट स्ट्रिंग टू डेट टाइम, इसको आपने डेट टाइम में कन्वर्ट कर लिया। और फिर आपने कुछ अपने ये आपने क्या बना के देख लिया, बॉक्स प्लॉट्स वगैरह बना के देख लिए, ग्रुप बाय अराइवल डिलेज बाय मंथ, मंथ ऑफ द ईयर और आवर्स, डिपार्चर डिलेज और अराइवल डिलेज बाय मंथ, ठीक है। ये आपने थोड़ा सा उसको डेटा को समझने के लिए, और डिले बाय एयरलाइन, तो एयरलाइन के हिसाब से कितने डिलेज आए, तो कौन सी एयरलाइन का डिले ज़्यादा हुआ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये कुछ उनके बॉक्स प्लॉट्स हैं। तो आप देख रहे हैं कि बॉक्स प्लॉट्स बड़े अजीबोगरीब शेप के हैं, एंड दैट इज बिकॉज के डेटा बहुत ज़्यादा है और वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है बल्कि स्क्यूड है अच्छा खासा। डिलेज बाय सिटी, ये सिटी के साथ कितने डिलेज हैं। ये EDA है जस्ट टू अंडरस्टैंड द डेटा। मैंने इन्होंने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कुछ नहीं किया, लेकिन आपकी मर्जी है। अब वही चीज़ इन्होंने 2018 के CSV पर भी रेप्लिकेट की है, सही है। तो दो साल का बेसिकली डेटा है आपके पास ना। अच्छा, अब आप देखें कि नाउ वी हैव टू basically analyze this data using the lambda architecture, ठीक है। अब उसकी हम देखते हैं कि how has that been programmed। तो बैच प्रोसेसिंग के लिए ये हम डेटा इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तकरीबन 1.2 गीगाबाइट्स का डेटा है। जो बैच लेयर को जो हम इस्तेमाल करेंगे वो हम बेसिकली मैप रिड्यूस के थ्रू करेंगे, जो कि आप लोगों ने पिछली लैब में किया है, ठीक है। उसके ऊपर और क्या निकालेंगे, एवरेज टाइम डिले इन फ्लाइट्स ओवर द ईयर्स। तो चूंकि डेटा 1.2 GB है तो डेफिनेटली ये एक बिग डेटा की क्वेरी है। तो ये मैं उसको हडूप के ऊपर, मैं मैप रिड्यूस के ऊपर चंद मिनट में एग्जीक्यूट करके निकलवा सकता हूँ, ठीक है। और ये फिर उन्होंने उसकी मेथडोलॉजी बताई है कि ये किस तरह होगा। आपको कुछ भी नहीं करना, आपको बने बनाए सारी स्क्रिप्ट्स मिली हुई हैं, आपने उनको एग्जीक्यूट करना है। अच्छा, फिर स्ट्रीमिंग लेयर के अंदर जो है ना स्पार्क विल बी यूज्ड विच विल टेक डेटा स्ट्रीम्स फ्रॉम रेडिस। तो हम बेसिकली रेडिस डेटाबेस में अपना डेटा डालेंगे,
इट विल बी बिहेविंग लाइक अ रियल टाइम डेटा, तो उसकी डेटा स्ट्रीम्स होंगी। और स्पार्क जो है ना वो रेडिस से बेसिकली जो है वो डेटा को एक्वायर करेगा। और इसमें भी हम यही करेंगे कि स्ट्रीमिंग लेवल के ऊपर हम एवरेज फ्लाइट डिलेज इन अ मंथ, ठीक है, वो हम निकालेंगे मंथली लेवल के ऊपर, और यहाँ पर हम उसको निकालेंगे ओवर द डिफरेंट ईयर्स एवरेज टाइम डिले, ठीक है। एक महीने, हर महीने के ऊपर हम एवरेज टाइम डिले निकालने की कोशिश करेंगे। ईच डेटा स्ट्रीम फ्रॉम रेडिस विल बी फॉर ईच मंथ एंड स्पार्क विल रीड इट एग्जीक्यूटिवली। तो एक एक महीने का डेटा रेडिस से रीड किया जाएगा और उसका एवरेज जो डिले आ रहा है वो निकाल दिया जाएगा, और आउटपुट जो है ना वो हम एक रेडिस के टेबल में सेव करेंगे, और उसमें बस एक महीने का नाम होगा और उस महीने का एवरेज डिले होगा, ठीक है। और सर्विंग लेयर जो है ना वो फिर आपको इन दोनों, इस लेयर से और इस लेयर से आपको बेसिकली वो क्या कहते हैं, रिजल्ट्स को कंबाइन करके वो दिखा देगी, ठीक है। ये बेसिकली आपका आइडिया है। ये हमारी अब आर्किटेक्चर की डायग्राम है, ये बड़ी सोच विचार के बाद हमने बनाई थी, और इसके अंदर जो है ना वो काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं। एक तो ये कि हमने जो है ना वो वी यूज MongoDB फॉर प्राइमरी स्टोरेज, और जो MongoDB है वो बेसिकली आपका एक कंटेनर के अंदर रन कर रहा है, तो हमें MongoDB अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। उसका जो डॉकर कंटेनर है MongoDB का वो हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और तो ये हमारा सोर्स डेटाबेस होगा जो कि कंटेनर के अंदर रन करा होगा। हमने इस कंटेनर के अंदर अपना एयरलाइन का डेटा डालना है, ये हमारा काम होगा सबसे पहले। तो वो जो हमारी दो CSV फाइल्स हैं 2017.csv और 2018.csv, तो उनका डेटा हम सबसे पहले इस MongoDB के कंटेनर के अंदर डालेंगे, ठीक है। अच्छा, डॉकर का चक्कर ये होता है कि अगर मेरे पास एक होस्ट है, जैसे मेरा लैपटॉप है तो मैं कहता हूँ कि, या अमार का लैपटॉप है तो मैं कहता हूँ कि अमार लैपटॉप, ठीक है। तो ये अमार ने अगर डॉकर इंस्टॉल किया अपने लैपटॉप पे, तो अमार ये डॉकर का आपको पता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है, तो डॉकर का एक आप समझ लें कि सर्वर इंस्टॉल होता है और उसके साथ ही उसका क्लाइंट होता है, तो वो एक ही पीसी के ऊपर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। अब अगर मैं मल्टीपल कंटेनर्स चलाता हूँ, तो इस डॉकर के जो आर्किटेक्चर के ऊपर मैं 3-4 कंटेनर्स चलाता हूँ, ठीक है। तो डॉकर जो है ना वो एक नेटवर्क प्रोवाइड करता है जिसको कहते हैं ब्रिज नेटवर्क, क्योंकि अब जैसे आपको पता है ना कि MongoDB एक कंटेनर में चल रहा है, एक कंटेनर में रेडिस चल रहा है, स्पार्क चल रहा है, तो कंटेनर्स को आपस में कम्युनिकेट कराने की जरूरत है, मैंने आपको बताया था। तो दिस कम्युनिकेशन इज डन थ्रू अ नेटवर्क। तो नेटवर्क में अपना पूरा अलग से क्रिएट कर सकता हूँ जिसको हम कहते हैं डॉकर स्वॉर्म, लेकिन डॉकर एक अपना इनबिल्ट नेटवर्क भी प्रोवाइड करता है जो कि एक सिंगल होस्ट पे चलता है जिसको हम कहते हैं ब्रिज। तो अगर किसी भी लैपटॉप के ऊपर आप जब डॉकर इंस्टॉल करेंगे तो उस पर ऑटोमेटिकली ब्रिज नेटवर्क इंस्टॉल हो जाएगा। आपका काम सिर्फ ये है कि जो भी कंटेनर रन करेगा उसकी ब्रिज नेटवर्क पे जाके कॉन्फ़िगरेशन देखनी है और उस कॉन्फ़िगरेशन को इस्तेमाल करके फिर कंटेनर्स को आपस में बातचीत करवानी है, ठीक है। बातचीत करवाने के लिए आपके पास डॉकर कंपोज की एक फाइल होती है, डॉकर कंपोज की एक फाइल होती है, उसके अंदर आप बताते हैं कि किस कंटेनर ने किससे बातचीत करनी है, ठीक है। उसके थ्रू आपको सारी चीजें जो है ना वो पता चल जाती हैं। तो ये एक हाई लेवल एक ओवरव्यू है चीज़ों का कि जब भी डॉकर इंस्टॉल होगा तो उस पर ब्रिज नेटवर्क होगा, उस पीसी के ऊपर आप जितने भी कंटेनर चलाएंगे दे विल बिकम पार्ट ऑफ द ब्रिज नेटवर्क, और ब्रिज नेटवर्क के थ्रू वो आपस में एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने ब्रिज नेटवर्क नहीं यूज करना तो आपको फिर अपना डॉकर नेटवर्क क्रिएट करना पड़ेगा जिसको हम डॉकर स्वॉर्म कहते हैं, और ये अच्छा खासा जो है ना इसको कॉन्फ़िगर करना अच्छा खासा मुश्किल काम होता है, ठीक है। तो बहरहाल ये है कि हम एक डॉकर हम चलाएंगे MongoDB का, उसके अंदर हम ये सारा एयरलाइन का डेटा डालेंगे, ये भी लंबा चौड़ा काम है, ठीक है। फिर ये हमारा हडूप चलेगा, ये हडूप हमारा एक दूसरे डॉकर में चलेगा कंटेनर में, ये कंटेनर जाहिर सी बात है मैं MongoDB के कंटेनर से बातचीत करेगा। ये पूरा प्रोसेस हमारा एक ही सिंगल नोड पीसी पे चल रहा है,
लिहाजा हम स्वॉर्म नहीं इस्तेमाल करेंगे, हम ब्रिज नेटवर्क इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। अच्छा, इसी तरह जो है वो रेडिस और स्पार्क भी डॉकर्स में चल रहे हैं, उन्होंने भी कम्युनिकेट करना है मोंगोडीबी से। ठीक है, तो ये डॉकर्स आपस में बातचीत करेंगे और ये वाले डॉकर्स आपस में बातचीत करेंगे, और फिर जो रिजल्ट आएगा वो आपका सर्विंग लेयर के ऊपर डाल दिया जाएगा। ठीक है, ये उसका बेसिक एक आप कह रहे हैं कि फ्लो है। तो ये दिस इज व्हाट वी आर एमिंग फॉर इन दिस, क्या कहते हैं, इन दिस प्रोजेक्ट। ठीक है सर मेरा एक सवाल है। जी। हाँ सर, बताएं हम किन सिचुएशन पे डॉकर स्वार्म प्रेफर करेंगे ओवर द ब्रिज नेटवर्क? In any professional environment, I am going to have more than one PCs, like server machines, like तो कम से कम let's say कि मेरे पास 3 server machines होंगी। अगर मैंने कोई बिग डेटा का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है तो आमतौर पे आई विल यूज मोर देन वन मशीन। तो लेट्स से कि चलो लेट्स टू मेक इट सिंपल, मैं S3 को डिलीट कर देता हूँ। सिस्टम थोड़ा हैंग कर रहा है। कैन यू गाइस हियर मी? जी सर, आई कैन। ये सिस्टम थोड़ा हैंग कर रहा है तो अच्छा, पर लेट्स से कि मैं 2 सर्वर मशीन इस्तेमाल करता हूँ ना, तो ऑब्वियसली मुझे दोनों के ऊपर डॉकर इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, और मैं कहता हूँ कि मेरी बैच लेयर सर्वर 1 पे चलेगी और जो मेरी स्ट्रीमिंग लेयर है वो मेरी सर्वर 2 पे चलेगी। लेट्स से, या मैं ये कहता हूँ कि मेरा जो मोंगोडीबी है और दूसरे लॉजिस्टिक्स कंटेनर हैं वो सर्वर 1 पे चलेंगे और मेरा बैच और स्ट्रीमिंग लेयर सर्वर 2 पे चलेगा। अब वो आप बेसिकली क्रिएट कर सकें। ठीक है, दिस इज क्वाइट पॉसिबल कि ये हो जाए, जो है ना उसके ऊपर आप उसको क्रिएट कर सकें, ये हो सकता है। तो लेकिन उसके साथ साथ ये भी हो सकता है कि मैं 2 यूज करूं। इफ यू यूज मोर देन वन मशीन देन डेफिनेटली यू हैव टू यूज द स्वॉर्म, यू हैव टू कॉन्फ़िगर द डॉकर स्वॉर्म, क्योंकि इस यहाँ पर जो कंटेनर्स रन कर रहे होंगे उनको यहाँ पे कंटेनर्स के साथ बातचीत करने की जरूरत होगी, तो उसके लिए मुझे स्वॉर्म इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखिए अब मसला अब चक्कर ये कि जो क्लाउड आ गया ना हमारे पास, AWS आ गया है, एज्योर आ गया है, इन लोगों ने अब किया ये कि उन्होंने ये टेंशन सारी आसान कर दी है। ठीक है, बाहर के मुल्कों में अब जिसको ये चीज़ें करवानी है वो आराम से जो है ना इनको पैसे देता है और वो इसको आर्किटेक्चर बना के दे देते हैं। मेरा ज़ाती ख्याल तो यही है। ठीक है, लेकिन अगर कोई कंपनी है पाकिस्तान में जैसे बड़ी सेंसिटिव अपने डेटा के बारे में, और आपको अंदाज़ा हो गया है कि इनको कापा चाहिए या लैम्डा चाहिए थोड़ा बहुत, तो वो फिर आपको इन हाउस ही करना पड़ेगा। उसके लिए मैंने जो बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अच्छा, तो रेडिस सबसे पहले जो है ना वो जो इंस्टॉल करेंगे आप, वो पहले रेडिस इंस्टॉल करेंगे। मैं आपको कमांड्स पहले समझा देता हूँ सारी। ठीक है, तो ऑब्वियसली पहले आप जो है ना वो उसको रिपोजिटरी अपडेट कर लें, फिर आप रेडिस सर्वर इंस्टॉल करें और फिर ये कंटिन्यू करके आप इसको आते रहें नीचे। ये आपका फिर इवेंचुअली आपका रेडिस सर्वर इस तरह से सारा इंस्टॉल हो जाएगा। फिर आप इसको चलाएं, sudo system ctl status redis server, ये इसकी कमांड है। तो रेडिस सर्वर सर्विस जो है ना आप उसको अप कर दें। ठीक है, ये आपकी अब उस टर्मिनल के अंदर रेडिस सर्विस अब आपकी चलना शुरू हो गई, क्योंकि जाहिर सी बात है सर्वर अलग चलता है, क्लाइंट अलग चलता है, ये तो आपको पता ही होगा डेटाबेसेस में। अब आपने NoSQL का कोर्स पढ़ लिया है, तो सर्वर एक अलग विंडो में चलेगा और क्लाइंट की क्वेरीज दूसरी विंडो से आती हैं टर्मिनल से। तो बहरहाल ये मैंने उसको ऑन किया यहाँ पे, तो ये मेरा सर्वर जो है ना वो चलना शुरू आ गया। तो अब आप दूसरी विंडो के अंदर दूसरी टर्मिनल खोलें, उस पर रेडिस CLI करें, पिंग करें, तो वापस आपको आ जाएगा पोंग। तो इसका मतलब ये है कि सर्वर जो है ना वो चल रहा है। तो थोड़ा सा आप इसको वो
क्या कहते हैं टेस्ट कर लें, सेट माई की टेस्ट वैल्यू, तो गेट माई की तो आपको वैल्यू निकाल के दे देगा। ये वैसे ऐसी टेस्ट के लिए किया है, ठीक है। ये खैर आपका कनेक्ट कर गया है, तो 127.0.0.1 के ऊपर चल रहा है, पोर्ट 6379 पे, प्रॉब्ली उसकी डिफॉल्ट सेटिंग है। इन्फो डालेंगे तो इन्फो में आपका ये सारी चीज़ आ जाएंगी। आई थिंक ये CLI कमांड में मैं डाल रहा हूँ, तो इन्फो के अंदर ये आपको सारी पता चल जाएगी कि रेडिस का स्टैंड अलोन मोड चल रहा है। देखें, रेडिस भी आप क्लस्टर पे चला सकते हैं, मोंगोडीबी भी क्लस्टर पे चला सकते हैं, और हडूप तो होता ही क्लस्टर के लिए ना। तो ज्यादातर जितने भी NoSQL डेटाबेसेस हैं वो क्लस्टर मोड में भी आप चला सकते हैं, जो कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे, और सिंगल नोड पे भी चला सकते हैं। तो एकेडमिक्स के अंदर हम आमतौर पे सारा काम सिंगल नोड पे करते हैं, और लेकिन इंडस्ट्री में सिंगल नोड उस वक्त काम आएगा जब आपके पास बहुत अच्छी सर्वर मशीन हो, वरना आपको एक से ज्यादा मशीन चाहिए होगी। तो बहरहाल ये उसकी कुछ थोड़ी बहुत उसकी इन्फो है, ये सारी इन्फो दिखा रहा है आपको कि मेरा सर्वर क्या है। क्विट क्लोजेस द कनेक्शन, एको, पिंग, ये प्रिंट करने के लिए क्विट से आप वापस बाहर आ जाएंगे। तो रेडिस बहरहाल आपने इंस्टॉल कर लिया, ठीक है, सही है, अभी तक समझ में आ गई है? जी सर। जी सर। अच्छा, अब जो है ना वो बेसिकली इसके अंदर जो है ना, एक सेकंड जरा। हाँ जी, अब हम आए हैं प्राइमरीली इसके ऊपर जो आपका MongoDB की कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। तो क्रिएटिंग द डॉकर कंपोज फाइल फॉर MongoDB कंटेनर, ये मैंने आपको बताया था कि whenever whenever you have a situation के जिसके अंदर you got multiple containers running on the same PC for example, या even multiple PCs पे चल रहे हों, तो अगर आपने बताना है कि हाँ भाई तुम इससे बात करो, तुम इससे बात करो, तो उसके लिए आपको ये डॉकर कंपोज फाइल जो है वो आपको कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी। यू हैव टू बेसिकली राइट दैट फाइल, ठीक है। तो बहरहाल इसको तो अभी हम क्लियर कर देते हैं। तो अभी हम सबसे पहले हमने काम किया कि हमने लिखा डॉकर क्या कहते हैं, डॉकर नेटवर्क LS के नेटवर्क्स जो डॉकर के मेरे पास है वो बताओ। तो आप ये देख रहे हैं कि उसने 3 नेटवर्क्स लिस्ट किए, उसमें से एक जो है ना वो ब्रिज का नेटवर्क है, ठीक है। तो दैट इज द नेटवर्क दैट वी वांट टू यूज। तो मैं उसको कहता हूँ डॉकर नेटवर्क इंस्पेक्ट द ब्रिज। तो ये ब्रिज की आपको फिर वो डिटेल बता रहा है कि ब्रिज क्या है, उसकी आईडी क्या है, क्रिएटेड सबनेट क्या है, गेटवे क्या है। जो आपके जो नेटवर्क रिलेटेड लोग हैं उनको इन चीज़ों की समझ में थोड़ी बहुत आ जाएगी। लेकिन अभी तक मैंने कोई कंटेनर किसी चीज़ के साथ अटैच नहीं किया है। आप देख रहे हैं कि अभी तक इसके साथ कोई कंटेनर अटैच नहीं है। हर कंटेनर की एक आईडी होती है, तो अगर मैंने कंटेनर अटैच करना है नेटवर्क के साथ तो मुझे वो स्पेसिफिकली उसकी आईडी देनी पड़ेगी। सही है भाई? तो अभी मैंने सिर्फ जो है ना नेटवर्क को इंस्पेक्ट किया है, ये उसकी मजीद चीजें भी बीच में आती हैं, ये सारा उसने। अच्छा, अब उसमें आपको ये कमांड रन करनी पड़ेगी, उसकी कुछ यूटिलिटीज, क्योंकि यूटिलिटीज के थ्रू आप ब्रिज से कनेक्ट करेंगे। तो ये कमांड रन करें, वो सारी यूटिलिटीज इंस्टॉल हो जाएगा। और उसके बाद बस आप ये लिखें BRCTL शो, तो आपके ब्रिज की आईडी हो जाएगी कि डॉकर 0 आपके ब्रिज का नाम है, ब्रिज नेटवर्क का नाम डॉकर 0 है, उसकी आईडी ये है। यहाँ भी लिखी होगी कहीं आईडी उसकी ना, 8000 समथिंग। अच्छा, यहाँ पे आईडी नहीं लिखी हुई, पर ये ब्रिज यूटिलिटीज क्या करेंगी कि आपके डॉकर नेटवर्क को एक आईडी असाइन कर देगा, ठीक है। दैट इज ऑल इट इज गोइंग टू डू। तो दिस बेसिकली कॉन्फ़िगर्स योर नेटवर्क फॉर प्रोसेसिंग, ठीक है, जो ब्रिज आपका नेटवर्क है ना वो। अच्छा, अब आप डॉकर कंपोज इंस्टॉल करें, क्योंकि डॉकर कंपोज एक अलग फंक्शनैलिटी है जो डिफॉल्ट डॉकर की इंस्टॉलेशन के साथ नहीं आती। तो ये जिस तरह हमने वो डॉकर की जो स्क्रिप्ट फाइल थी ना, जो डाउनलोड की थी स्क्रिप्ट फाइल, एक कन्वीनियंस स्क्रिप्ट, इसी तरह अब आप ये डॉकर कंपोज इसी तरह कर्ल कमांड से डाउनलोड करवा लें। ये गिटहब पे पड़ा हुआ है, बिल्कुल यही कमांड आपको कॉपी करनी है। और उसको सर यहाँ पे हम गेटअप से क्यों लिंक करें यहाँ पे डॉकर को? जो डॉकर कंपोज है ना वो उस गिटहब डॉकर के गिटहब अकाउंट पे पड़ा हुआ है। अच्छा, दैट्स व्हाई।
डॉकर का अपना गिटहब अकाउंट है, उस पर कंपोज पड़ा हुआ है। आपको और भी जगहों से मिल जाएगा, आपकी मर्जी है। ये तो इन्होंने यहाँ से किया है, आपकी मर्जी, आप कहीं और से भी कर सकते हैं। बहरहाल उसके बाद आप उसको वो एग्जीक्यूशन राइट्स दे दें और डॉकर कंपोज को देखें तो वर्जन आपका आ जाएगा, तो ये पता चल जाएगा इंस्टॉल हो गया है। अच्छा, अब आप डॉकर कंपोज की जो उसकी फाइल को खोलें और उसके अंदर आप ये जो डेटा है आप इसको एंटर करें। वैसे तो जो डॉकर कंपोज फाइल आपको वहाँ मिलेगी क्लाउड के ऊपर जो मैंने अपलोड की है, वो पूरी की पूरी फाइल है। तो ये तो मैंने आपको सिर्फ अभी सिखाने के लिए मैंने स्क्रीनशॉट्स हर चीज को अलग अलग बताया है, ठीक है। तो आप देखिए उसमें क्या लिखा हुआ है कि वर्जन 3.2 सर्विसेज पायमोंगो। अभी हम व्हाट इज पायमोंगो क्या होता है बताएगा कोई? सर पावर मोंगो, ऐसा ही पाइथन का वर्जन नहीं है मोंगो का? सर ये आई थिंक ड्राइवर है पाइथन मोंगो डीबी से जो कनेक्ट करता है उसके लिए। पाइथन कनेक्टेड टू मोंगो है। पाइथन की एपीआई है। हाँ, तो उसको मोंगो से कनेक्ट करता है। हाँ, मोंगोडीबी को कनेक्ट करके उस पर क्वेरीज रन करना, उसकी सारी डेटाबेसेस के काम करना, वो आप पाइथन के अंदर पायमोंगो से कर सकते हैं। मतलब पायमोंगो इंटरफेस है जिसमें आप पाइथन के अंदर सारे मोंगोडीबी के काम कर सकते हैं, ठीक है। तो बहरहाल हम पायमोंगो की सर्विसेज इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हम पाइथन कोड के अंदर मोंगोडीबी की क्वेरीज वगैरह लिखेंगे, ठीक है। तो अब ये है कि मैं एक कॉन्टेक्स्ट को बिल्ड करूंगा जो कि मेरा प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी का कॉन्टेक्स्ट है। वॉल्यूम में क्या है कि आई हैव टू क्रिएट दिस फोल्डर। तो आपको बेसिकली जो क्या कहते हैं, ये दो वॉल्यूम्स आपको क्रिएट करनी पड़ेंगी। एक तो ये जो \var/www.html का फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा और एक डेटा डीबी का फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा अपने लिनक्स के ऊपर। ये भी चीज़ जरा मजीद आगे क्लियर हो जाती है, अभी थोड़ा सा इंतजार करें। 27017 ये मोंगोडीबी की डिफॉल्ट पोर्ट है और ये कुछ उसके यूजर नेम और पासवर्ड है मोंगोडीबी का, ठीक है। अभी ये चीज में थोड़ी सी एक, अच्छा, ये sudo nano docker compose yml, उसमें मैंने ये चीजें लिख दी, ठीक है। तो डॉकर कंपोज में मुझे क्या पता चल रहा है कि भाई मैंने बेसिकली पायमोंगो का जो है वो कंटेनर, आई थिंक ये कंटेनर का नाम है, लेट मी जस्ट चेक। डॉकर हब पे अगर आप देखें इसको ना, हाँ, पायमोंगो जो है ना वो एक कंटेनर का नाम है। और इसको देखते हैं कैसे मामला चलता है आगे। अच्छा भारत, ये अभी फिलहाल जो आपकी डॉकर कंपोज की फाइल है उसके अंदर हमने स्पेसिफाई क्या किया है कि भाई आई एम गोइंग टू यूज मोंगोडीबी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पायमोंगो, और मेरी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी जो है ना वो मेरा कॉन्टेक्स्ट है, और जो उसके अंदर मेरा जो डेटा पड़ा हुआ है वो डेटा डीबी के फोल्डर में पड़ा हुआ है, और मेरी मोंगोडीबी की एप्लीकेशन जो है ना वो var/www.html के फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है। तो ये दो फोल्डर्स आपको अपने वर्चुअल मशीन के अंदर क्रिएट करने पड़ेंगे, ठीक है। इसको अभी मजीद आपको चीजें आगे मजीद क्लियर हो जाएंगी, फिलहाल इसको आप सेव करें
और फिर आप इसको sudo nano docker फाइल कर दें। अब ये मैं बेसिकली एक डॉकर फाइल बना रहा हूँ। डॉकर फाइल क्या होता है कि आई एम मेकिंग माई ओन कंटेनर, ठीक है। डॉकर फाइल इज अ फाइल जो कि मैं खुद क्रिएट करता हूँ व्हेन आई वांट टू क्रिएट माई ओन कंटेनर। जब मैं डॉकर फाइल को एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरा एक इमेज जो है क्रिएट हो जाएगा, सही है। तो ये मैं कंटेनर का एनवायरनमेंट अब कॉन्फ़िगर करना शुरू कर रहा हूँ। मैं क्या उसमें कह रहा हूँ कि पाइथन 3 इंस्टॉल करो, पाइथन 3.7 करो, और पाईमोंगो जो है ना आप उसको इंस्टॉल कर दो। अब समझ में आना शुरू हुई है आपको बातों की कि मैंने कंटेनर के अंदर मैंने पहले पाइथन का एनवायरनमेंट सेटअप किया, ठीक है, और एक्सपोज क्या करवा दी पोर्ट 27017। ये असल में डॉकर फाइल के ना अपने कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिसके थ्रू वो आप एक पूरी डॉकर फाइल क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो अभी तक जो है ना वो इसमें चीज़ें जो है ना वो लिमिटेड लिखी हुई हैं, आगे जाके मजीद आपको पूरी डिटेल पता चल जाएगी। तो फिलहाल तो मैंने ये कॉन्फ़िगर किया है इसमें, ठीक है। अच्छा, अब आप बताएं कि क्या होगा। डॉकर कंपोज में मैंने क्या कहा कि पाईमोंगो इस्तेमाल करो, और डॉकर फाइल में क्या कहा कि पाइथन का एनवायरनमेंट सेटअप करके पाईमोंगो इंस्टॉल कर दो। तो होना ये चाहिए कि पहले डॉकर फाइल एग्जीक्यूट होगी, उसमें आपका जो है वो पाईमोंगो इंस्टॉल होगा और पाइथन एनवायरनमेंट के अंदर, और उसकी पोर्ट जो है यानी बेसिकली आप ये कह लें कि मोंगोडीबी की पोर्ट जो है ना वो 27017 एक्सपोज हो जाएगी। ये कंटेनर पोर्ट को एक्सपोज कर देगा, ठीक है। और जो आपकी डॉकर कंपोज फाइल है वो प्राइमरीली उस कंटेनर के साथ बातचीत करेगी, ठीक है। ये यानी वो बेसिकली उस कंटेनर को इस्तेमाल कर रही है। ये जो पाईमोंगो आपने एनवायरनमेंट किया था, अब उसको इस्तेमाल कैसे करना है वो डॉकर कंपोज बता रही है। तो बहरहाल आप ये करते हैं डॉकर कंपोज अप बिल्ड, ठीक है। तो वो पाईमोंगो को बिल्ड अप करना शुरू करता है फ्रॉम मोंगो लेटेस्ट। ये मोंगो लेटेस्ट क्या चीज है भाई? सर लेटेस्ट वर्जन होएगा मोंगो का। ये लेटेस्ट का टैग होता है मोंगो कंटेनर का। मोंगो अच्छा कंटेनर का लेटेस्ट टैग है। तो ये डॉकर का कंटेनर है। डॉकर फाइल में मैं यही कह रहा हूं कि आई एम गोइंग टू यूज द कंटेनर फॉर मोंगोडीबी। मैं मोंगोडीबी को अलग से अपने वर्चुअल मशीन के अंदर इंस्टॉल नहीं करूंगा, बल्कि मैं मोंगो का कंटेनर इस्तेमाल कर रहा हूं और उसको इस्तेमाल करके अपना एक इमेज बना रहा हूं। क्यों मैं अपना इमेज बना रहा हूं? क्योंकि मुझे जो है वो मोंगोडीबी को इस्तेमाल करना है एयरलाइन की रिजर्वेशन के एनालिसिस के लिए। लिहाजा मैं अपना कंटेनर बना रहा हूँ एक, जिसके अंदर मैं एक बना बनाया मोंगो कंटेनर यूज कर रहा हूँ और उसको मैं 27017 पे पोर्ट को एक्सपोज कर रहा हूँ, और साथ ही मैं पाइथन की कुछ डिपेंडेंसीज भी कर रहा हूँ क्योंकि मैंने प्रोसेसिंग तो उस कंटेनर की पाइथन के थ्रू करनी है। समझ में आ गई बात कि इस डॉकर फाइल में क्या हो रहा है? जी, कुछ समझ में आ रही है? उसमें आपने डॉकर फाइल में लिखी है। अब उसने पाइथन एनवायरनमेंट क्रिएट किया, ठीक है। उसके बाद उसने ये डॉकर का जो सर्वर है वो मेरा ख्याल में उसने ऑन कर दिया है। ये जैसे कि रेडिस का देखा था ना हमने, अब डॉकर का जो सॉरी मोंगोडीबी का जो सर्वर है ना वो उसने बेसिकली ऑन कर दिया है, जैसा कि रेडिस का हमने सर्वर ऑन कर दिया था, ठीक है भाई। भाई समझ में आ रहा है? जी जी सर समझ में आ हाँ, रहा है। तो
मैंने डॉकर का एक कंटेनर डाउनलोड किया, उसको चला दिया, वो 27017 पोर्ट के ऊपर अपना वो एक्सपोज करके बैठ गया और कंटेनर चल रहा है, यानी डॉकर चल रहा है आपका। अब उसको चेक करने के लिए आपने लिखा डॉकर पीएस, तो ये बता रहा है यार अभी एक ये कंटेनर चल रहा है और इमेज तुम्हारा कौन सा था, ताजीन बाय मोंगो, क्योंकि वो नाम उन्होंने इसी तरह का रखा था उसका, और ये आपका कंटेनर चल रहा है जो कि 27017 पोर्ट अपनी एक्सपोज करके बैठा हुआ है, ठीक है। अब आप ये देखें, अगर मैं कहता हूं कि डॉकर इंस्पेक्ट कंटेनर आईडी, तो ये कंटेनर आईडी आपको बेसिकली ये पूरी कंटेनर की जो आईडी है कि भी ये कंटेनर है मोंगोडी। मोंगोडी बेसिकली क्या चीज है, मोंगोडी क्या चीज है, कौन बताएगा मुझे? सर मोंगो क्या, मोंगो डी? आपने मोंगोडीबी पढ़ा है ना सर सोहेल से? जी 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 सर, मोंगो डेटाबेस हमने इस्तेमाल भी किया था एसक्यूएल नहीं क्वेरीज के लिए। नो सॉरी, नो एसक्यूएल, सॉरी नो एसक्यूएल डेटाबेस। नहीं 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 भाई नहीं, मोंगोडी, ये जो लिखा हुआ है मोंगोडी, ये क्या चीज होती है? ये नहीं मैंने कभी देखा पहले। ये मोंगोडीबी का सर्वर इंस्टेंस है। ओह दैट्स, मेरे पास इसकी पूरी लैब बनी हुई है मोंगोडीबी की, बड़ी तफसीली, लेकिन अब चूंकि अब मैंने कोर्स पढ़ाया नहीं, तो एक टर्मिनल में मोंगोडी चलाते हैं, दूसरे में मोंगो लिखते हैं तो क्लाइंट चल जाता है, जैसे कि रेडिस का हमने देखा था। या फिर ये होता है कि आप मोंगोडी चला लें और फिर एक कोई फ्रंट एंड आप यू कैन यूज सम फ्रंट एंड, जैसे रोबो मोंगो। मैं ज्यादातर रोबो मोंगो मोस्टली आई यूज रोबो मोंगो। रोबो मोंगो के ऊपर आप मोंगो डेटाबेसेस क्रिएट करें, जो मर्जी करना करें। तो बहरहाल ये बेसिकली आपको यहाँ पे ये बता रहा है कि आपका कंटेनर चल गया है, मोंगोडीबी उस कंटेनर में चल रहा है और पाइथन एनवायरनमेंट आपकी कॉन्फ़िगर हो गई है, ठीक है। ये आपको ये चीजें बता रहा है। अच्छा, अब ये एक मिनट, अब ठहरें इसको। ये तो ऐप है डॉकर इंस्पेक्ट जैसा। मैं देखना ये कि ये तो कंटेनर की आईडी हो गई। हाँ, ये नेटवर्क्स है। अब ये देखें कि ये जो कंटेनर है ना, इसका एक आईपी एड्रेस है 172.18.0.2, ठीक है। ये दिस इज व्हाट आई वांट बेसिकली, कि जो भी कंटेनर होगा उसको बेसिकली जो है एक आईपी एड्रेस असाइन कर दिया जाएगा, और वो आईपी एड्रेस को मैं लेकर मैं उसको इस्तेमाल करूंगा आपस में लोग डॉकर्स को कम्युनिकेट करवाने के लिए। सही है। तो जब भी आपको डॉकर का कंटेनर रन करेंगे तो यू कैन डू दिस डॉकर इंस्पेक्ट द कंटेनर आईडी, ठीक है। तो आप उसमें सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी कि ये किस तरह से चल रहा है। तो नेटवर्क कौन सा है, ये अपने ही नेटवर्क पे चल रहा है, अभी मेरा ख्याल ब्रिज पे तो नहीं चल रहा है ये। एक मिनट, ऊपर का जब हम देखते हैं, लेट्स सी के अभी ब्रिज से हमने कनेक्ट नहीं किया उसको, क्योंकि अभी तो मैंने सिर्फ कंटेनर को इंस्पेक्ट किया ना, तो कंटेनर की मैंने आईपी एड्रेस निकाल लिया, ठीक है। अच्छा, अब अगला स्टेप हमारा क्या है, ls-a मैंने किया, तो ये चीजें आपकी वो उस पर पड़ी हुई है रूट के ऊपर। तो डेस्कटॉप के ऊपर ये एक मेरा फोल्डर है मोंगो ऐप,
तो मोंगो ऐप के अंदर ये मैंने कहा था दो आपको वो ये क्रिएट करने हैं, दो फोल्डर्स आपको क्रिएट करने होंगे, तो मैंने आपको इसमें से बताया था। ये तो खैर डॉकर फाइल है, और एक डेटा डीबी फोल्डर है, एक var www.html फोल्डर है। तो ये मोंगो ऐप आपकी जो है ना var www.html के अंदर है। मोंगो का डेटा जो है वो डेटा, ये बेसिकली देखें यहाँ पे ये लिंकेज हो रही है। डेटा स्लैश डीबी जो है ना ये आपकी वर्चुअल मशीन के अंदर होगा, यानी ubuntu पे होगा डेटा स्लैश डीबी। ये रूट के ऊपर होगा, रूट स्लैश यानी होम स्लैश तारिक जैसी स्लैश डेटा स्लैश डीबी। और वार का जो फोल्डर डिफॉल्ट होता है रूट के साथ, उसके अंदर आप एक www.html का करेंगे जिसमें आपकी मोंगो की पूरी एप्लीकेशन चलेगी। तो ये जो कंटेनर के अंदर कॉन्टेक्स्ट क्या है, मोंगो डेटा, और ubuntu में किससे लिंक हो रहा है, डेटा डीबी से। कंटेनर में कॉन्टेक्स्ट क्या है, मोंगो ऐप, और ubuntu में किससे लिंक हो रहा है, var www.html से। तो बेसिकली मैंने ubuntu ऑपरेटिंग सिस्टम और कंटेनर के अंदर के फोल्डर्स को आपस में लिंकेज किया है। यहाँ ये जो आपको नजर आ रहा है ना ये चीज, ये बेसिकली मैंने इन दोनों को आपस में लिंकेज किया है। ये इतना मुश्किल काम नहीं समझना। ये ubuntu की कहानी है, ये कंटेनर के अंदर है। इसी तरह ये कंटेनर के अंदर की कहानी है, और ये मेरा ubuntu। तो इनको मैंने लिंकेज किया कि तुम्हारा डेटा यहाँ से मिलेगा और तुम्हारा डेटा तुम्हें यहाँ से मिलेगा। बस ये लिंकेज मैंने किया उनको, क्योंकि डेटा तो खैर मुझे ubuntu से प्रोवाइड करना पड़ेगा ना, जैसे हम क्लाउडेरा उसके केस में भी कर रहे थे, नेटवर्क्स के केस में जो हमने हैंड्स ऑन किया था उसमें भी हमने डेटा पास किया था बिटवीन द डिफरेंट फोल्डर्स। बहरहाल अभी मैं कहता हूँ सूडो नैनो डेटाबेस कनेक्शन, जो मोंगो ऐप का जो मेरा फोल्डर है, ये डेटाबेस कनेक्शन का ये फाइल आपको वहाँ पे है, इंपोर्ट द मोंगो क्लाइंट क्लास। अब ये बेसिकली मैं उसका पाइथन का कोड लिख रहा हूँ कनेक्शन कराने के लिए। मोंगो डीबी से मैंने कनेक्ट किया, सर्वर वर्जन था, डेटाबेस के नेम्स हो गए, डेटाबेस नेम प्रिंट करो वरना एरर दे दो, ठीक है। तो अब आप ये देखें कि ये मेरे पास एक कोड है डेटाबेस कनेक्शन जो मोंगो ऐप के फोल्डर में है। एक मिनट है, मोंगो, अच्छा मोंगो ऐप जो है ना वो मेरा रूट का फोल्डर है, सॉरी। मोंगो ऐप और मोंगो डेटा, मोंगो ऐप जो है उसके अंदर मैं एक फाइल बना रहा हूँ सूडो नैनो डेटाबेस कनेक्शन एक टेक्स्ट फाइल बना रहा हूँ। तो बेसिकली मैंने अपने ubuntu पे दो फोल्डर्स क्रिएट करने हैं, मोंगो ऐप और मोंगो डेटा, रूट के ऊपर, ठीक है। मोंगो ऐप के अंदर मैं डेटाबेस कनेक्शन का एक स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ जिसमें ये सारी इंफॉर्मेशन है कि वो कनेक्ट कर रहा है। तो अभी हमारी सिचुएशन क्या है कि हमारे पास एक कंटेनर चल रहा है जिसके अंदर मोंगो डीबी है, और डेटा जो है ना वो मैंने अभी डाला नहीं है कहीं पे। अभी मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ कि ये स्क्रिप्ट मैं कहाँ चला रहा हूँ, ये मैं ubuntu पे चला रहा हूँ। ubuntu पे एक फोल्डर है मेरा मोंगो ऐप, उसके अंदर एक डेटाबेस कनेक्शन की स्क्रिप्ट है, और वो डेटाबेस कनेक्शन बेसिकली इस कंटेनर के अंदर जो मोंगो डीबी चल रहा है उससे हम कनेक्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो कंटेनर के अंदर के मोंगो डीबी से मैंने कनेक्शन टेस्ट करना है, तो ये स्क्रिप्ट तो मैंने लिख दी। अब टेस्ट करने के लिए मैं डॉकर पीएस कह रहा हूँ, डॉकर तो मेरा चल रहा है। अब मैं कह रहा हूँ डॉकर एग्जीक्यूट -it दिस id bin bash। अब मैं कंटेनर के अंदर आ गया, कंटेनर के अंदर कमांड लाइन पे मैं आ गया, तो पाइथन 3 वगैरह किया, पाइथन 3 वर्जन और मोंगो वर्जन वगैरह ये सब चीजें कंटेनर के अंदर इंस्टॉल हो चुकी हैं। अब आप ये देखें भाई, कंटेनर के अंदर अब मैं एक फोल्डर बना रहा हूँ var www.html का कंटेनर के अंदर, ठीक है। और क्या कहते हैं, ये लिंक हो जाएगा मेरा मोंगो ऐप के फोल्डर से जो मेरा ubuntu के अंदर है, ठीक है। अब आप ये देखें, चूंकि मैंने पहली लिंकेज बनाया हुआ है, तो जब मैं इसको ls करता हूं तो इसके अंदर डेटाबेस कनेक्शन की फाइल ऑलरेडी आ गई, क्योंकि वो MongoDB, ये जो चीज़ है ये MongoDB ऐप से ऑलरेडी कनेक्टेड है, मोंगो ऐप से। तो मोंगो ऐप पे मैंने ubuntu में डेटाबेस कनेक्शन की फाइल डाली थी, वो ऑटोमेटिकली अब कंटेनर के अंदर आ गई। लिहाजा मैं कंटेनर के अंदर जाके बड़े मजे से कह रहा हूँ पाइथन 3 डेटाबेस कनेक्शन, तो ये उसने डेटाबेस के साथ भाई मुझे कनेक्ट करके दे दिया, तीनों डेटाबेस उसने प्रिंट करा लिए। समझ में आ गई बात की?
तो स्क्रिप्ट तो मैंने Ubuntu पे लिखी थी और यहाँ पे मेरी कंटेनर चल रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर जो मेरा फोल्डर था मोंगो ऐप का, उसको मैंने यहाँ www फोल्डर से कनेक्ट किया और जो MongoDB का था उसको DataDB से कनेक्ट किया। तो यहाँ पर इन दोनों फोल्डर में जो भी चीज़ डालूंगा वो कंटेनर के अंदर चली जाएगी अपने अपने फोल्डर में। तो ये लिंकेजेस आपको बनाने पड़ते हैं। बहरहाल इतना उम्मीद है कि ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। सर एक्सक्यूज मी। जी जी सर, ये ऊपर जो अभी स्क्रीन आप दिखा रहे थे, थोड़ा स्क्रॉल करेंगे थोड़ा और ऊपर। जी सर, ये वाली जो कमांड है, नहीं नहीं, ये docker exec -it। सर जो आपने स्पार्क वाली, सॉरी आउट ऑफ द टॉपिक पूछ रहा हूँ, स्पार्क वाली जो एक्सरसाइज है उसमें जब मैं ये कमांड रन करता हूँ तो उसमें मुझे एरर आता है बेस URL नॉट फाउंड। तो इसका कुछ आइडिया आप बता सकते हैं क्यों होगा बेस URL नॉट फाउंड? बेस URL नॉट फाउंड, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि उसकी कोई डिपेंडेंसी शायद इंस्टॉल नहीं की गई है। इसमें सॉरी आता है कैनॉट फाइंड अ वैलिड बेस URL फॉर रिपो, इस तरह से एरर आता है। यार ये उसको गूगल वगैरह करके देखना पड़ेगा। खैर मैं एक मिनट चेक करता हूँ थोड़ा सा, क्या एरर आता है। कैनॉट फाइंड cannot find a valid base URL for repo base। यार तो ये सिस्टम हैंग कर रहा है। आप स्पार्क वो जो डॉकर कंटेनर के अंदर स्पार्क चला रहे हैं, वो जो क्लाउडेरा का है? जी जी, वही वाला जो आपने एक्सरसाइज दी थी ना, एक लैब दी थी। कैनॉट फाइंड अ वैलिड बेस URL फॉर रिपो। कैनॉट फाइंड अ वैलिड बेस URL फॉर रेपो। क्रोम। एक सेकेंड, ये सेंट OS जो है वो वर्जन पुराना है। हाँ अच्छा, असल में ये जो मैंने आप लोगों को बताया था शुरू में कि जो सबसे स्टेबल लिनक्स की डिस्ट्रीब्यूशन समझी जाती है ना, वो Ubuntu ही है। हम्म, सेंट ओएस वगैरह का चक्कर ये होता है कि भाई सेंट ओएस तो बेसिकली इससे ज्यादा भारी है Ubuntu से ना। एक तो इट कंज्यूम्स मोर स्पेस, और ओके दूसरा चक्कर ये होता है कि उसकी ये डिपेंडेंसीज वगैरह जो है ना वो मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। मतलब वो सेंट ओएस की कम्युनिटी इतनी ज्यादा नहीं है जितनी Ubuntu की है। ओके। Ubuntu का कोई चले भी मैं इसको आप अगर उसको Ubuntu की VM चला देना तो उस पे मेरा ख्याल में ये गड़बड़ आपको नहीं महसूस होंगी। चले मैं इसको और फर्दर सर्च कर लूँगा, फिर उस पर सेंट गूगल कर ओएस से लूँगा। अगर इसका ताल्लुक है तो फिर तो वो सेंट ओएस के लेवल पे जाके चीजें देखनी पड़ेंगी। वो इतना तो अभी हमारे पास टाइम नहीं होगा। ओके मैंने ओके, आप लोगों चलें से ठीक है, Ubuntu मैं का ही ये कहा था, सर्च कर Ubuntu लेता ट्राई हूँ। करके देख लें उस पे। ठीक है। ठीक है। अच्छा बहरहाल, तो अब इस केस में मैं क्या करता हूँ कि जो मेरा जो मोंगो ऐप का डेटा है उसको मैं मोंगो ऐप के अंदर अच्छा मैंने मूव कर दिया उसको। हाँ ये तो असल में हमारे पास एक डेटा डीबी का भी फोल्डर था, पर इन्होंने ये किया था इस तरह के मोंगो ऐप के फोल्डर में ही 2017 और 2018 की CSV भी डाल दी। डेटा कनेक्शन, डेटाबेस कनेक्शन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। और अब डेटाबेस कनेक्शन डॉट पाई भी एक दूसरी फाइल आ रही है। उसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ डॉट पाई में कि डोमेन जो है 172.18.02 जो कि मेरे कंटेनर का जो वो है IP है, पोर्ट ये है। और अब मैं बेसिकली उसमें ये दोनों फाइलें रीड कर रहा हूँ, हेडर रो इन हेडर डॉक, और उसके मैं वो बना रहा हूँ। अब मैं बेसिकली दोनों फाइलों को रीड करने के लिए स्क्रिप्ट बना रहा हूँ।
तो हो ये रहा है कि मैंने कोई भी काम करवाना है तो मैं स्क्रिप्ट बना के उसको मोंगो ऐप में डालता हूँ, मोंगो ऐप से वो कंटेनर के अंदर चली जाती है, वहां जाके मैं स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कर दूँ तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। इस तरह से काम करना पड़ेगा, यही मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। ये देखें डॉकर PS-a, फिर मैं दोबारा से इसमें बैश किया, मैंने बैश पे ये किया तो HTML के अंदर आपको ये चारों चीजें मिल गई। फिर उसके बाद मैंने डेटाबेस कनेक्शन डॉट पाई मैंने वो एग्जीक्यूट कर दिया। अब जो है जब मैं मोंगो से कनेक्ट करूंगा क्लाइंट, तो ये क्लाइंट पूरा कनेक्ट कर गया। शो DBs है तो उसके अंदर अब एयरलाइन का डेटाबेस आ गया। एयरलाइन का डेटाबेस कहाँ से आया था? वो स्क्रिप्ट से आया था बेसिकली, कि स्क्रिप्ट के अंदर आपका देखें DB इज इक्वल टू क्लाइंट डॉट एयरलाइन, यहाँ पे उन्होंने एयरलाइन का डेटाबेस के क्रिएट किया होगा। हेडर फाइल ये है फॉर रो इन हेडर DB डॉट फ्लाइट्स, अच्छा फ्लाइट्स का डेटा है, डेटाबेस फ्लाइट्स का नाम है। और क्लाइंट डॉट एयरलाइन, लेट्स सी कि यहाँ पे शो डेटाबेस में क्या दिखा रहा है। एयरलाइन का डेटा दिखा रहा है 1.865 GB। तो बेसिकली दोनों फाइलें इसमें उसने ट्रांसफर कर दी हैं, लेकिन लेट मी सी कि एयरलाइन का जो डेटाबेस है वो यहाँ पे कहाँ पे क्रिएट हुआ है। DB इक्वल्स टू क्लाइंट डॉट एयरलाइन, अच्छा एयरलाइन इज द नेम, क्लाइंट तो खैर वो क्लाइंट है हमारा मोंगो क्लाइंट। तो जब मैं कहता हूँ DB इक्वल्स टू क्लाइंट डॉट एयरलाइन तो एयरलाइन का पूरा एक डेटाबेस क्रिएट कर देता है, ठीक है। और अब मैं बेसिकली जब मैं DB डॉट ये करूंगा फ्लाइट्स डॉट दिस, तो उस डेटाबेस के अंदर एक कलेक्शन बनाएगा, कलेक्शन के अंदर फ्लाइट्स कलेक्शन के अंदर भी डेटाबेस डालेगा, डेटा डालेगा, सही है। तो बेसिकली हो ये रहा है कि स्क्रिप्ट आपको लिखनी पड़ेगी मोंगो DB की क्वेरीज प्रोसेस करने के लिए। वो स्क्रिप्ट फिर कंटेनर के अंदर आप मूव करें और फिर कंटेनर के अंदर जाकर उसको एग्जीक्यूट कर दें। तो अब आप कंटेनर के अंदर से आप देख रहे हैं कि आपका डेटाबेस वो ट्रांसफर हो गया है, बाहर से ट्रांसफर हो गया है। ठीक है जी, समझ में आ गई बात की? जी भाईजान। जी सर कंटिन्यू करें। हाँ, मेरा ख्याल में कि अभी मैं यहाँ रोकता हूँ, आप लोग कल यहाँ तक करके लाएं, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। हाँ ये क्योंकि ये थोड़ा सा इन चीज़ों को आप समझ लें, ये बहुत मुश्किल काम नहीं है अभी तक। मतलब आपको सिर्फ 3-4 स्क्रिप्ट्स एग्जीक्यूट करनी है, लेकिन थोड़ा सा हैंड्स ऑन इस पे कर लेंगे तो फिर मेरा ख्याल में कि वो ज़्यादा फायदा हो जाएगा। रेडिस पहले इंस्टॉल ठीक है सर, करें ठीक है। और उसके बाद रेडिस को थोड़ा टेस्ट कर लें। आपने वो वेबसाइट देखी है redis.io? जी देखिए वेबसाइट। जी सर, उसकी एड्स हर वक्त चलते रहते हैं फेसबुक पे, अमेजोन का, रेडिस का। नहीं 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 नहीं, जो मैं नहीं कह रहा यार, ट्राई रेडिस। नहीं, वो नहीं देखी यार। हाँ ये मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, इसको आप या आप हैंड्स ऑन करके देख सकते हैं। ये ऑनलाइन बड़ी पुरानी बनी हुई है ये, और इसमें आपको सारे वो कमांड साथ साथ बताता जाता है। बेसिक जो कमांड्स हैं वो आपको पता जाते हैं, ऑनलाइन ही हैंड्स ऑन होता है इसका, ठीक है। तो ठीक है। पहले रेडिस के साथ थोड़ा सा खेल लें और फिर उसके बाद उसकी ये इन्फो वगैरह देखकर थोड़ा सा उसको चीज़ें समझें और एको शेको कुछ करा के देख लें। फिर ये मोंगो DB वाली कहानी को अच्छी तरह समझें, ब्रिज वगैरह देखें, ब्रिज का देखें सर क्या ये है। वो आपने डेटा फाइल्स अपलोड हो गई हैं? अभी तक वहाँ नज़र नहीं आ रही हैं उस पे, वन ड्राइव पे। मैं देख रहा हूँ, अच्छा और सर अपलोड हो कंफर्म कर। 2017 की तो हो गई है। गई। 2017 की हो गई है, 2018 की हो रही है। ठीक है।
और सर कंफर्म करके बता देना कि हमारी लास्ट क्लास ट्यूसडे को है कि उसके बाद है। यार वेडनेसडे को तो फिर चांद रात भी हो सकती है। वो थर्सडे को नहीं है? नहीं नहीं, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन वेडनेसडे को चांद रात हो सकती है ना, अगर 29 रोजे हो। अभी तो कुछ नहीं पता। ठीक है। तो या तो फिर ये कि कल कल इसको हम कल कर लेते हैं तरावी के बाद। ठीक है, बेस्ट होगा आपका कल एक रैप अप कर मैं लेंगे। एक आपको रिटर्न एग्जाम भी दूंगा, जो आपने ठीक एग्जाम है। के ईद के बाद ऑब्वियसली जमा कराना होगा ना। इट विल बी एन एग्जामिनेशन। ठीक है। ठीक तो है। उसमें मैं बेसिक कुछ आपसे क्वेरीज पूछूंगा, तो और ऊपर से फिर आपने ये जो जो मैं आपको लैब करवा रहा हूँ, ये पूरी लैब आपने पूरी लैब तो नहीं, जितना भी कर सके वो आपने करके मुझे स्नैपशॉट्स के थ्रू भेजना है। ठीक है और सर। ठीक है। एग्जाम में अपलोड कर दूंगा कल, तो एग्जाम के फिर आप वो 25 मई या 26 मई तक आप जमा करा दें। ठीक है, उसमें क्वेरीज हमको क्या सर, रेडिस इन जो भी आपने सॉफ्टवेयर हमको सिखाए उसकी देनी है क्या? हाँ मतलब देखें, वो तो ट्राई रेडिस तो ऑनलाइन चीज है ना, आपने तो उसको अपने जुबंटू के अंदर इंस्टॉल करना है ना। जी। तो उसमें आप मुख्तलिफ चीजें करके देख सकते हैं, कोई भी CSV रेडिस में इंपोर्ट करके देख लें अपनी लर्निंग के लिए। यू कैन फॉलो सम ऑनलाइन ट्यूटोरियल फॉर दैट। ट्राई रेडिस से ये होगा कि आपको बेसिक कमांड्स का पता चल जाएगा। ठीक है। हाँ, बाद में जो हमने करना है उसमें तो खैर ये ब्रिज नेटवर्क करें, फिर डॉकर कंपोज करें। डॉकर कंपोज फाइल ये जो जितनी इन्होंने लिखी है उतना करके उसको चला के देखें कि क्या होता है। ठीक है। और ये जो कंटेनर की और जुबंटू की आपस में जो कम्युनिकेशन है उसको भी अच्छी तरह समझने की कोशिश करें कि ये किस तरह हो रही है। तो इस पॉइंट तक आप करें। ये ये डेटाबेस आपका क्रिएट हो जाए फ्लाइट्स का, कंटेनर के अंदर एयरलाइन का डेटाबेस क्रिएट हो जाए, दिस वन विच इज इनसाइड द कंटेनर। सही है। फाइलें आपकी यूबंटू पे पड़ी हैं, लेकिन फिर वो कंटेनर के अंदर और लिंक के थ्रू चली जाएंगी। सही है जी। ठीक है सर, सही है। मेरे ख्याल में अभी इतना काफी है, क्योंकि फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा यार, 12 भी बज गए। पहले इतना कल जी। कल तक करके ले आए इसको ना, अभी आप लोग के ऑफिस की भी छुट्टी है, तो कल तक करके ले आए। ठीक है सर, सही है। ओके सर। चलें फिर मिलते हैं कल इंशाल्लाह। सही है। अल्लाह हाफिज़ सर। चलो।